ऐतिहासिक क्षण। अपने लौ को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो। प्रेरणा बनो सबकी, दिखाना राहें नजर, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरी हो आशाएं, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। आजादी के अमृत महोत्सव बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी समारोह और बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड, लोकसभा सचिवालय तथा बिहार विधानसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वाधान में बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम, जिसका आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला महोदय और मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिन्हा और अन्य माननीय अतिथियों के द्वारा मंचासीन हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा पल पर ऐतिहासिक दिन पर हमारे मंचासीन सभी माननीय अतिथियों द्वारा इसका विमोचन। आप सबसे अनुरोध है कि इस क्षण का स्वागत जोरदार तालियों से करें। से मधुबनी पेंटिंग पर इस खूबसूरत अंग वस्त्र में खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग की गई है। भेंट स्वरूप, सम्मान स्वरूप माननीय अध्यक्ष लोकसभा को दिया जा रहा है और ये खूबसूरत प्रतीक चिन्ह, इस प्रतीक चिन्ह के जरिए बिहार के इतिहास को, बिहार दर्शन को दिखाया गया है। विधानसभा डिजिटल टीवी का उद्घाटन होना है। बिहार विधानसभा टीवी चैनल की सामग्री में मुख्य रूप से राज्य से जुड़े विधायी कामकाज शामिल है। मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी से आप सभी ने देखा कि बिहार विधानसभा वस्त्रम और खूबसूरत प्रतीक चिन्ह बिहार दर्शन भेंट स्वरूप देकर क्षण का स्वागत जोरदार तालियों के साथ करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। पुनः माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा से अनुरोध है कि मंचासीन माननीय उप जनप्रतिनिधि जनता के बीच खड़ा विकास पर खड़ा उतरने का काम करे। इस पर कृपया स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की 34वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धा के सुमन मैं अर्पित करता हूं और सबसे पहले मैं बिहार की धरती पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम प्रकाश बिरला जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है और शायद इसलिए बिहार के आम नागरिकों के बीच राजनीतिक समझ और चर्चा का स्तर कुछ और ही है। बिहार की जागरूक जनता सक्रिय और प्रगतिशील है। गली कुचे मोहल्ले में लोगों के बीच आम वार्ता में भी उत्साह है और परिपक्वता है। इस राजनीतिक संस्कृति का श्रेय बहुत हद तक हमारे ऐतिहासिक संस्थानों को जाता है। आज के समारोह में मैं सबसे पहले बिहार की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे संस्थानों में भरोसा बनाए रखा, बढ़ चढ़ करके राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया और जवाबदेही मांगी। आज के दौर में यह भी कहना पड़ेगा कि जनता ने संस्थानों में जितना विश्वास दिखाया है, हमारे संस्थान बहुत हद तक लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, अनुत्तरदायी होते जा रहे हैं, खास तौर से उनके लिए जो समाज में लोग हाशिए पर हैं। इस फासले को कम करना राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकता जिम्मेवारी है। 5 साल में वोट देन लेन
से परे हमें सोचना होगा कि कैसे सार्वजनिक और राजनीतिक रूप से संस्थाओं में एक खुलेपन और संस्कृति स्थापित की जाए। लोकतंत्र और इसके मूल्य हमारी भाषा और भाव में भी झलकना चाहिए। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज चुनाव के दौरान कितनी नफरत और घृणा परोसी जाती है और इसका समाज में कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज यह बात भी आम सरोकार है कि राजनीतिक संस्थाओं या तो कमजोर की जा रही हैं, नियम विनियम मानदंड मर्यादा के तकाजों को ताक पर रख उनकी बाहें मड़ोड़ी जा रही है। यह जनतंत्र के लिए खतरनाक है। जनतंत्र में संतुलन होना जरूरी है। विधानमंडल में जनता की शक्ति, जनता की मर्जी, जनता की अभिलाषा बसती है। यह राजनीतिक संरचना में सर्वोपरि है। इसके बिना प्रशासन चलाया जा सकता है, पर वह जनतांत्रिक नहीं होगा। राज्यों की अपनी पहचान रही है, स्वतः रही है, अपनी प्राथमिकताएं रही हैं। केंद्र और राज्यों में तेजी से बदलते रिश्ते पर भी आज गंभीर सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने गंभीरतापूर्वक अभी विचार नहीं किया तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे और संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंचाए जाएंगे। आखिर में मैं फिर से बिहार की जनता को इस ऐतिहासिक अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी विधानमंडल के साथियों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम एक साथ इस संस्था और मजबूत, खुला और संवेदनशील बनाने के अग्रसर रहेंगे। समतावादी सरोकार, सामाजिक न्याय, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता के आलोक में आइए हम सब मिलकर इस राज्य और देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने का साझा संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नीतीश कुमार जी को अभिभाषण हेतु सादर आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री बिहार। बिहार विधानमंडल के प्रबोधन कार्यक्रम में विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अब बिहार सरकार के माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय सांसद श्री दुलालचंद गोस्वामी जी, और ये दोनों का रिश्ता बिहार विधानसभा से रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित
कांग्रेस विधायक दल के माननीय नेता श्री अजीत शर्मा जी, सीपीआई एमएल के माननीय नेता जनाब महबूब आलम साहब, एआईएमआईएम के माननीय नेता जनाब अख्तरुल इमाम साहब, सीपीआईएम के माननीय नेता श्री अजय कुमार जी, लोकसभा के माननीय महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, बिहार विधानसभा के सचिव श्री शैलेश सिंह जी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सचिव श्री विनोद कुमार जी, इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, लोकसभा से आए हुए अन्य सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सबसे पहले लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का और राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष पधारे हैं और ये पूरी बात आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम के सिलसिले में अपनी बात रखेंगे। ये खुशी की बात है कि जो भी नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है और उसका विषय रखा गया है लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व। और इस कार्यक्रम का आयोजन संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लोकसभा तथा बिहार विधानसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। ये खुशी की बात है और सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसके लिए तो मैं बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को बुलाया, बिहार विधान राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी को बुलाया और सब लोग यहाँ पर आकर के अभी कुछ बात भी कहें, सब लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये कार्यक्रम की शुरुआत पहले से चल रही है। बिहार विधानसभा में 2006 में भी ये कार्यक्रम का सबसे पहले यह प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस समय लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्रद्धेय सोमनाथ चटर्जी और संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो के माननीय सलाहकार माननीय श्रीमती मार्गरेट अलवा जी पधारे थे और उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे श्री उदय नारायण चौधरी। तो कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम उस समय भी हुआ और उसके बाद फिर 2011 में उन्हीं के कार्यकाल में दूसरी बार भी था जो प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। उसमें लोकसभा की उस समय की माननीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी वो भी यहाँ पर पधारी थी और उस समय राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता अब नहीं रहे स्वर्गीय अरुण जेटली जी वो पधारे थे यहाँ। और इसके अलावे जो हम लोगों के यहाँ पर राज्यसभा के माननीय उपसभापति जनाब के रहमान खान साहब, तो ये भी 2011 में ये सब लोग आए थे। तो ये सब काफी अच्छा हुआ और तीसरी बार जब ये अध्यक्ष यहीं पर हैं, विजय कुमार चौधरी जी अपनी बात पे बोल रहे थे तो अपना ही समय का सब बात बता ही रहे थे, इसलिए हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके समय में भी हुआ तभी तो बता दिए कि उस समय के अध्यक्ष महोदय को भी ये राज्यसभा के भी सभा बुला रहे थे, ये उनको अध्यक्ष महोदय को लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को भी बुला रहे थे तो वो नहीं आ पाए। लेकिन इन्होंने भी उस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया था, तीसरी बार जो इन्होंने किया।
तो उस समय संसदीय मामलों और संविधान के विशेषज्ञ जीसी मल्होत्रा जी थे, बहुत अच्छा बोले थे और कितनी अच्छी बात अपनी बोले थे, आप ही को नहीं याद होगा पूरा। तो इसलिए ये सब लोग उस समय भी तीसरा जो कार्यक्रम हुआ था वो भी बहुत अच्छे ढंग से सब कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब इसके बाद अब चौथा कार्यक्रम हो रहा। आज ओम बिरला जी पधारे हुए हैं, हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है। और एक बात हम और बता देना चाहते हैं, ये सब काम तो हम लोगों ने जो कुछ भी किया शुरू कर दिया हम लोगों ने, ये सब तो बात है ही प्रबोधन कार्यक्रम वगैरह, लेकिन उसके अलावे और भी बहुत बात हुआ। अब जो आप सब जानते हैं कि 22 मार्च 1912 बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक राज्य अंग्रेजों ने बनाया था। अब उसके बाद एक बना था बिहार विधानमंडल, तो उस समय जो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर 1920 में बिहार और उड़ीसा का जो राज्य था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और उस समय जो विधानमंडल की संख्या थी उसको संख्या और बढ़ी थी, तो वो हुआ था। उसके बाद उसकी पहली बैठक, और उसी समय ये जो आज आप देख रहे विधानमंडल का भवन जो है, ये उसी समय 100 साल पहले ही बना। और उसके बाद इसी कैंपस में फिर वही विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ था। तो वो चीज जो है, और पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921। तो चूंकि पहली बैठक 100 साल पहले शुरू हुई थी 7 फरवरी को, इसलिए बाद में अब 7 फरवरी को इसका एक अवसर बनाया जाता है। अब 7 फरवरी को ज्यादा पहले से नहीं, लेकिन विजय कुमार चौधरी जी ज्यादा पहले से बनाना शुरू कर दिए, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे विजय कुमार सिंह जी। तो इन सब चीजों को जिस तरह से बहुत तरह का कार्यक्रम हुआ है, कई तरह का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, हर चीज के बारे में जो कुछ भी किया गया है। और आप जानते हैं कि इस बार कितना अच्छा काम हुआ, 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो सब कार्यक्रम किया गया, और उसके लिए फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी बुलाया गया। अक्टूबर 2021 में आए महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ पर पधारे, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी। और उसके बाद शताब्दी स्मृति स्तंभ भी उनका शिलान्यास उन्होंने किया, और बोध गया से ला करके पवित्र बोधि वृक्ष लाया गया, उसको भी यहाँ पर लगाया गया। तो ये सब काम तो आप लोगों ने बहुत अच्छा उस समय भी करवा दिया है। तो ये सब चीज जो है, और 7 फरवरी को इस बार भी थोड़ा स्थापना दिवस मना दिया, लेकिन अब वही महीना चल रहा है और आज ही का कार्यक्रम आपने ये सब जो प्रबोधन कार्यक्रम का शुरुआत किया है, ये अच्छी बात है। अब ये हो ही रहा है। और इसके पहले भी एक बात सब लोगों को मालूम ही होगा, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, याद नहीं होगा या भूल रहे होंगे। ये भूलने वाली बात है, इसको हमेशा याद भी रखना चाहिए। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि 22 मार्च 2012 से ये बिहार की शुरुआत हुई एक अलग राज्य के रूप में। इसलिए 100वां साल जो था 22 मार्च 2011, तो उसमें विधायी परिषद की स्थापना के शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया। यानी समझ लीजिए 100वां साल शुरू हुआ जो 2011 में, तो उसकी शुरुआत की गई थी। और उस समय बुलाया गया था इस कार्यक्रम में तत्कालीन जो महामहिम राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, वो भी यहाँ पधारी थी। और विधान परिषद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय के हमारे तत्कालीन सभापति जी, आज वो नहीं है, स्वर्गीय ताराकांत झा जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और शताब्दी समारोह के अवसर पर व्याख्यान मालाओं की भी श्रृंखला प्रारंभ की गई और उसके लिए पहला व्याख्यान देने के लिए 3 मई 2011 को पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे, उनको बुलाया गया। तो तरह तरह का कार्यक्रम सोच लीजिए, है तो बहुत दिनों से, 70 साल की बात, 100 साल की बात, लेकिन जिस तरह से बहुत सारी चीजों को, पुरानी चीजों को लोगों को याद करवाने के लिए जो काम किया गया, यानी 1912 से शुरू हुआ, तो उसी को ध्यान में रख करके 2011 से 100वें साल से कार्यक्रम
बिहार विधान परिषद के द्वारा आयोजित किया गया और कितना अच्छा कार्यक्रम वो हुआ और किस तरह से। और जानते हैं पहली जो उसकी मीटिंग हुई थी, जो वो हाउस बना था उस समय, जिसके बारे में चर्चा की, तो 20 जनवरी 1913 को पहला विधानमंडल की बैठक की गई थी और वो बैठक हुई थी पटना कॉलेज में। आज जो पटना कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी का, वहीं पर बैठक हुई थी और उन्होंने ही ताराकांत झा जी ने उस समय इन सब चीज़ों को देख करके तो उसके लिए 20 जनवरी 2012 को वहीं पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसी स्थल पर। ये सब पता करवाया गया पुराना इतिहास। बहुत सारा चीज यहाँ नहीं था, अंग्रेज लोग बहुत सारा चीज लेकर के चले गए, तो एक एक चीज को इंग्लैंड से मंगवा करके हर पुराने इतिहास को, और कौन कौन पहले सदस्य थे उनका भी नाम नहीं मिल रहा, तो सब वहां से मंगवाया था उन्होंने। सोच लीजिए ताराकांत झा जी ने कितना काम किया। तो सब लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और हमको अच्छी तरह याद है, हम तो सब उस कार्यक्रम में रहे। यानी 20 जनवरी 2012 को पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में उसका आयोजन किया गया, 100वें साल। तो सब कार्यक्रम हुआ पहले, और उसके बाद जब हाउस बड़ा बना तब उसका 100 साल हो गया। और इसके बारे में जो 2006 से ही जो आयोजित कार्यक्रम हो रहा है, प्रबोधन कार्यक्रम, तो ये सब चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। सब लोगों को जो भी विधानसभा विधान परिषद के नए सदस्य हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम हो जाए, इसी के लिए ये प्रबोधन कार्यक्रम किया जाता है कि नए लोग आ जाते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो जनता चुन करके भेजती है, तो जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है लोगों से। और आप जानते ही हैं कि तो जो भी नियम और कानून है, जिस तरह से विधानसभा विधान परिषद चलता है, इन सब चीज़ों को जब माननीय सदस्य निर्वाचित होते हैं और उनका शपथ होता है, तो उसी समय उनको ये सारे कागजात दिए जाते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को पढ़ लें। और पढ़ने के बाद विधानसभा में विधान परिषद में जब भी वो नई बार आते हैं तो उसको देख करके उसी प्रकार से जो कुछ भी उनको काम करना है इस काम को कर सकें। तो ये सब तो उपलब्ध किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये सोचा गया कि भाई इन सब चीज़ों को तो देखते ही हैं, लेकिन जब कार्यक्रम होगा तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से लोग माने। और जो भी विपक्ष में है उनको पूरा का पूरा अधिकार है अपनी बात बोलने का, सबको अपना अधिकार है। और कोई सत्ता पक्ष में भी है तो हाउस जब चलता है तो प्रश्न पूछने का अधिकार उनको। अब वो बात है कि सरकार का बिल है, सरकार का कोई चीज है, मामला है, तो एक बात अलग है, रूलिंग पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हर सदस्य को ये अधिकार है कि अपना पूरा, वो जनता उनको चुन करके भेजती है। लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है कि हमारे इलाके के बारे में सब तरह की बात को देखें। और आप जान लीजिए कि चुने जाते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र से, या कोई विधान परिषद कहीं कहीं कई क्षेत्र हैं जिससे चुने जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर विधानसभा के सदस्य चुने गए तो सिर्फ अब एक सदस्य एक क्षेत्र के तो प्रतिनिधि है ही हैं, लेकिन उनका दायित्व होता है, पूरे राज्य का दायित्व हो जाता है। एक राज्य की तो अपने क्षेत्र की तो सोचना ही है, लेकिन पूरे राज्य का दायित्व हो जाता है। और उसी तरह से जो लोकसभा में जाते हैं वो एक क्षेत्र से चुन करके जाते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना, अपने राज्य के बारे में सोचना तो वही, लेकिन वो पूरे देश के लिए जाते हैं। तो हर चीज के बारे में इन सब चीजों को जानना और कैसे किसी भी चीज को हाउस में करना चाहिए, और हाउस में तो पूरी बुलंदी से करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और हाउस के अंदर कोई किसी तरह से बात करने में किसी को कोई दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पहले दिन से ही अपना सब चीज का उपयोग करते हुए अपनी बात को पूरी गंभीरता से रखना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि ठीक ढंग से अगर किसी बात को रखिएगा उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और सबको अधिकार अपने इलाके के बारे में बोलना, उनको जो लगता है राज्य के हित में कैसे और बेहतर ढंग से क्या कह सकते हैं जिसका लाभ सब लोगों को होगा, तो ये उनको करना चाहिए। लेकिन कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष में
तब विपक्ष को तुम्हें अधिकार है ही ना पूरा बुलंदी के साथ बोलने का, तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन काम जरूर करिए। किसी किसी बात को लेकर के कुछ विवाद आता है वो अलग बात है, लेकिन वो तो एक मामूली सी बात है। असली चीज तो है कि सब लोग अपनी जो बात रखते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। और आज आप सुन ही रहे थे, आपको तो आप जो हरिवंश जी कितना डिटेल में बोले, सब लोग और लोग भी सब लोग संक्षेप में बोले, लेकिन वो भी बहुत सारी बातों की आपको उन्होंने चर्चा कर दी, और बिहार की खासियत सब तरह की बातों की चर्चा कर दी। हमारे अन्य साथियों ने भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। सब लोगों ने अपनी बात की चर्चा की, और हमारे जब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, आप सब लोगों को बताएंगे। तो हमारा तो एक ही आग्रह है कि भाई चिंता कभी मत करिएगा, पूरा बुलंदी के साथ अपनी बात हाउस में जरूर रखिए। इसके लिए नहीं कुछ सोचने की जरूरत है, इस बात को रखना आपका दायित्व है। हम सब दिन से इस बात के लिए कहते हैं कि जरूर रखिए। और एक बात हम आपको अपना अनुभव बताना चाहते हैं। लोकसभा, जब हम लोकसभा में गए, हम तो 89 से न गए तो शुरू में मंत्री बन गए तो क्या करते दूसरा काम, लेकिन उसके बाद से 91 से जब हम थे सदस्य, तो एक एक चीज को देखते थे कि काफी कुछ होती है बात, विवाद भी होता, कई तरह की बातें होती है। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि भाई यहां पर तो अपनी बात लोग मजबूती से रखते हैं, लेकिन जो सेंट्रल हॉल है वहां पर लोग बैठते थे, हर पार्टी के लोग बैठते थे और एक दूसरे के साथ बात करते थे। और उस समय तो मेरा अपना अनुभव आपको हम बता देते हैं, लोकसभा के कोई भी निर्वाचित सदस्य जो लोग बोलते रहते थे उनको तो हम जान ही रहे थे और मिल ही रहे थे और देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, अपनी बात बोलते थे। लेकिन जो नहीं बोल पाते थे उन भी एक एक सदस्य से हम जानबूझ करके बात करते थे कि क्यों नहीं बोलते हैं, क्या क्या बात है। लेकिन जब उनसे मिलते थे और बात करते थे तब पता चलता था कि इनको अपने इलाके के बारे में, राज्य के बारे में और देश के बारे में, सब चीज के बारे में इनकी समझ और जानकारी। तो मुझको बड़ी खुशी होती थी। और जो एक अनुभव वहां पर हुआ, और जब आपस में विवाद होता था, और उसके बाद हम वही बता रहे हैं, जब लोकसभा में जब बैठते थे आपस में, तो आपस में पक्ष हो या विपक्ष, अगर आपस में पूरी मजबूती के साथ विरोध में कोई बात किया है, लेकिन उसमें जाते ही आप सेंट्रल हॉल में लोग इतना प्रेम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे कि हमको पहली बार अनुभव हुआ कि क्या है साहब, हाउस में तो पूरा मजबूती के साथ अपनी बात कहना है, लेकिन बाहर आते ही सेंट्रल हॉल होना चाहिए। तब फिर अब वहां के बाद जब हमको यहाँ का मौका मिल गया है 2005 से, तभी ना सेंट्रल हॉल बनवा दिए हैं, इसीलिए बनवा दिए कि अंदर चाहे जो भी हो, और वहां के बाद बैठिए, मिलिए, बात कीजिए और एक दूसरे के साथ मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, बहुत चीजों को समझिएगा, और इससे सब लोगों का की जानकारी बढ़ेगी और ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए सदन के अंदर अगर कोई बात होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे तौर पर सब लोगों को मिलजुल करके इन सब चीजों का काम करना चाहिए। हमारा तो यही करना, और बाकी तो आप सब लोगों को सलाह देंगे। अब पहले भी बहुत लंबा लंबा हम लोग भी कहते रहे कि ये, लेकिन हमको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि पूरी बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ जरूर असेंबली के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करिए, सब लोग बैठिए और बैठक में अपनी बात पूरी। शिकायत हम कर रहे हैं, हम तो बड़ाई कर रहे हैं आपका, तो वहां पर करके, वहां पर सब कुछ अपना बोल करके अब बाहर निकलते हैं तो हमसे गप सब प्रेम से नहीं होता है, खूब प्रेम से गप। वही हम कह रहे हैं कि सबको एकदम अपनी बात भी करना है, आपस में मिलजुल करके काम करना है, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर के राज्य की सेवा करनी है और देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, और जनता को भरोसा है एक एक चीज पर। इसलिए निश्चित रूप से आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए,
अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। हम तो आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे। और आज के इस अवसर पर हमारे बीच में पधारे हुए हैं आदरणीय ओम बिरला जी। हम तो उनका पुनः अभिनंदन करते हैं। उनकी बात हम लोग बैठ करके खूब आराम से सुनेंगे और इनकी बात हम लोग हरिवंश जी की बात तो सुन ही चुके हैं। सब लोग मिल करके अपनी बात कहेंगे और जो भी हमारे नए सदस्य हैं आज के इस कार्यक्रम में जरूर भाग लीजिए और एक एक बात को पूरे तौर पर समझ लीजिए। बहुत अच्छा रहेगा और इसका फायदा होगा। और जान लीजिए अगर सक्रिय रहिएगा तो आप दिन जब तक चाहिएगा तब तक आते रहिएगा यहाँ, और अगर निष्क्रिय रहिएगा तो हो सकता है बीच में गड़बड़ा जाएगी। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ करके कहेंगे कि खूब सक्रिय रहिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें मैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और आपने सब लोगों को बुलाया है और बहुत अच्छे ढंग से पुनः कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि इन्होंने आप इस उद्घाटन सत्र में उद्घाटन भाषण एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, राज्यसभा में उपसभापति श्री हरवंश जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारक किशोर प्रसाद जी, रेणु सिंह जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा में हमारे साथी सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी, गोस्वामी जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, बिहार विधानसभा और परिषद के माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा का ये ऐतिहासिक भवन के हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। पूर्व हमारे वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से बिहार और उड़ीसा की प्रांतीय विधायी परिषद की बैठक 7 फरवरी 1921 हुई और इस ऐतिहासिक भवन में हुई। इसलिए हम हमारे पुरातत्व और हमारी पुरातन भवनों को याद कर कर उनकी स्मृतियों को याद करते हैं। बिहार विधानसभा का यह भवन इस बात का साक्षी रहा है कि पिछले कई दशकों से लोकतांत्रिक यात्रा में बिहार में लोकतंत्र को सशक्त किया, मजबूत किया है। और इसी अवसर पर आज डिजिटल टीवी की शुरुआत हुई, विधानसभा की पत्रिका का भी शुरुआत हुई। इसके लिए मैं विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। विधानसभा के सदस्य रूप में जनता ने आपको बहुत अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ यहां पर भेजा है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मुझे विश्वास है
कि आप सब आम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आपके प्रयासों से इस राज्य में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा और इसके लिए हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। माननीय बिहार विधानसभा की भूमि विश्व में लोकतंत्र की जन्मस्थली रहेगी। लोकतंत्र, जब लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो लोकतंत्र 1947 के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र हमारी पुरातन संस्कृति रही है और बिहार उसकी जन्मस्थली रही है। ये बिहार जन्मस्थली होने के साथ साथ यहाँ के लोगों में, यहाँ के विचारों में, यहाँ की कार्यशैली में हमेशा लोकतंत्र रहा है और इसीलिए आज देश के अंदर कितने भी परिवर्तन आ जाएं, लेकिन परिवर्तन के कालखंड में लोकतंत्र हमारी कार्यशैली का, हमारे जीवन का भिन्न अंग रहा है। बिहार लोकतंत्र की नहीं, बिहार भारत की सभ्यता, ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना की धरती भी रही है। भगवान बुद्ध को शांति और अहिंसा और प्रेम का शाश्वत संदेश बोध गया से ही पूरे विश्व में प्रसारित हुआ है। भगवान महावीर का संदेश आज भी मानव जीवन को एक राह दिखाने का काम करता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के संदेश आज भी प्रसारित गए, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर उनके संदेश जीवन बदलने के लिए हैं। साथियों, ये मगध साम्राज्य अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इसलिए ज्ञान की धरती भी बिहार को कहते हैं। आध्यात्मिक धरती हो, ज्ञान की धरती हो, एक बड़ी विरासत इस बिहार की रही है और इसकी कला, संस्कृति, यहाँ की विविधताएं अपने आप में पूरे देश के अंदर एक संदेश देती है। बिहार प्रांत के लोग, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि बड़ी संख्या के अंदर बिहार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। उनकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सेवाएं पूरा देश जानता है। किस तरीके से मैं कह सकता हूं कि उदाहरण है कई तरीके कि देश के अंदर पढ़ने वाला विद्यार्थी और सरकारी राज्य के सेवक के, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिकारी है तो बिहार का है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर भी कोटा में भी कम से कम 1 लाख विद्यार्थी वहां पर कोचिंग करने आता है। वहां के विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को मैं जानता हूं और बिहार का नौजवान की प्रतिभा और कौशल के माध्यम से आज बिहार का नाम नहीं कर रहा, पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बिहार का नौजवान कर रहा है। चंपारण बिहार में की धरती पर महात्मा गांधी ने एक नया संदेश दिया था। उस समय उनके आंदोलन ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह कर एक नई दिशा दी और इस चंपारण का आंदोलन ही था जिसने आजादी की एक नई लड़ाई के अंदर एक नई दिशा दी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जी समस्त देशवासी जानते हैं, सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर उन्होंने एक नई दिशा दी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समन क्रांति जिसने सामाजिक जीवन में व्यापक बदलाव किया। आज हम कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने न्याय और सामाजिक न्याय के आधार पर देश को अति पिछड़े लोगों के न्याय के लिए एक दिशा दी, उनको भी याद करने का दिन है कि उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की इस लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में हमारी संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त किया है, मजबूत किया है। हमने कई क्षेत्रों के अंदर उल्लेखनीय प्रगति की है। आज जब
हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें एक चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करें और सशक्त करें। देश के अंदर संसद हो चाहे विधानमंडल हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के नाते इन संस्थाओं को मजबूत करें, सशक्त करें, जनता की अपेक्षाएं आकांक्षा रखें और जनता की समस्याओं को संवेदनशील के साथ रखकर इन संस्थाओं को हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली संस्था बनाने का काम करें। सदन की गरिमा पर बहुत चर्चा होती है, हम भी कई बार चर्चा करते हैं। सदन की गरिमा और मर्यादा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जितनी हम सदन की गरिमा बनाए रखेंगे उतनी हमारी भी गरिमा रहेगी और इसलिए प्रतिनिधि संस्थाएं होने के कारण जनप्रतिनिधियों की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर सदन की मर्यादा रखें, सदन हमारे अधिकतम चर्चा संवाद के केंद्र बने और चर्चा संवाद से जो मंथन निकले, जो विचार निकले, उससे हम एक अपेक्षित परिणाम लाकर देश और प्रदेश की जनता का कल्याण कर सकें। और इसीलिए ये सदन जहां पर कार्यपालिका के लिए जवाबदेही बनाते हैं, वहां सरकार में पारदर्शिता लाने का भी काम करते हैं। इसलिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, अपनी बात को पूरे जोर से रखना चाहिए, तर्कों से रखना चाहिए और तर्कों से रखी बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हर मुद्दे पर, हर विषय पर सदन में चर्चा हो, विचार विमर्श हो, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां बनाते समय व्यापक चर्चा संवाद हो और इस संवाद चर्चा के सामूहिकता के साथ कई निर्णय सामूहिकता के साथ होंगे। उन सामूहिकता के निर्णय के माध्यम से हम एक अपेक्षित परिणाम राज्य में ला सकते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से हम इन सदनों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएं। लेकिन जब आजादी का 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय भी है कि देश में जिस तरीके से चाहे राज्य के विधानमंडल हो चाहे केंद्र के विधानमंडल हो, जिस तरीके से सदन में गरिमा गिरती जा रही है। हमने पिछली बार शिमला के अंदर इस बात की भी चर्चा की थी कि हम किस तरीके से विधानमंडलों को गिरती गरिमा और शालीनता को कम करने का प्रयास करें और इसके लिए आवश्यक होनी चाहिए कि हम इन विधानमंडलों के अंदर चर्चा करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें, सामूहिकता के साथ निर्णय करें। लेकिन हम सबके लिए चिंता का विषय है कि लगातार सदनों में चर्चा कम हो रही है, संवाद कम हो रहा है, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा संवाद नहीं हो रही और सदन में गरिमा कम होती जा रही है। हमारी अनुशासन और शालीनता हमारा आभूषण होना चाहिए और इस सबकी जिम्मेदारी हम सबकी है। साथियों, ये एक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हमारे हैं और बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाओं में सरकार आती है, जाती है, दलों में परिवर्तन होती है, लेकिन इन सब परिवर्तन के बाद भी हमें ये व्यापक प्रयास करना चाहिए, चाहे सत्ता किसी भी दल की हो, हमारा ये प्रयास हो कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो, सदन की गरिमा बनाए रखें, शालीनता के साथ चर्चा करें। चर्चा संवाद कितना भी तीखा हो, लेकिन चर्चा संवाद में प्रदेश का हित सबसे पहले होना चाहिए और जब चर्चा संवाद होगी तभी सदन की गरिमा और बढ़ेगी। इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिरों को हम वाद विवाद और संवाद आधारित पद्धति बनाएं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति हमारी कार्य संस्कृति के अंदर है और हमारे लोकतंत्र की ये विशेषता है, चाहे कितने भी मतभेद हो, कितनी भी सहमति असहमति हो, लेकिन
उन सहमति असहमति की लोकतंत्र की संस्कृति के अंदर हम किस तरीके से राज्य के विकास की योजनाएं बना सकते हैं। और इसीलिए सहमति असहमति अलग मुद्दों पर होती है, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग अपेक्षाओं से लोग चुनकर आते हैं, लेकिन सबके बाद भी हम किस तरीके से इन सदनों के अंदर व्यापक चर्चा संवाद कर सकते हैं और सहमति असहमति दर्ज कराते हुए किस तरीके से जनता का कल्याण कर सकते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और पिछली बार जब पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन जब शिमला में हुआ तो सब पीठासीन अधिकारियों की एक ही चिंता थी कि सदनों की घटती हुई संख्या, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से विधान मंडलों के अंदर बैठकों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि बैठकों की संख्या घटने का कारण सदन में शालीनता भी है न होना, गरिमा न होना भी। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ हमको चुनकर भेजा है, जिन आशाओं विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है, हम सदन की बैठ के ज्यादा देर चलाएं, ज्यादा दिन चलाएं, हर मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां बनाते हुए यहां चर्चा संवाद हो, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, जनता की सक्रिय भागीदारी हो, जनता के इनपुट लेकर हम कानून बनाते समय अपने तर्क रखें, ताकि उससे सरकार में भी पारदर्शिता आएगी और कार्यपालिका पर भी व्यापक नियंत्रण आएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अधिकतम समय चर्चा और संवाद का केंद्र इन विधान मंडलों को बनाएं। साथियों, अब समय आ गया है जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब देश की जनता की अपेक्षा हमसे बहुत ज्यादा है। आज दुनिया के अंदर जो देश लोकतांत्रिक देश नहीं है वो भी डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। आज डेमोक्रेसी पर चर्चा हो रही है। पूरे विश्व के अंदर हर देश ये प्रयास कर रहा, प्रतिस्पर्धा के अंदर है कि मेरा देश सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दुनिया के अंदर भारत तो लोकतंत्र की जननी है। और इसलिए हमारा इस समय एक संकल्प विचार होना चाहिए कि हम हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे मजबूत करें, और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए हमारे सदनों, विधान मंडलों को हमें व्यापक रूप से चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। हम ये तो कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, सबसे बड़ा संविधान भी हमारा है, लेकिन इस डेमोक्रेसी लोकतंत्र को अगर सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हम सबकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। इसलिए सदन में अपनी बात तर्कों से कहें, तीखेपन से कहें, असहमति दर्ज कराएं, लेकिन चर्चा और संवाद के बीच में हमें गरिमा और शालीनता नहीं छोड़नी। आजकल जो विधान मंडलों के अंदर जिस तरीके की गरिमा और शालीनता गिरती जा रही है, इससे सारा देश का व्यक्ति चिंता है। मुझे कई बार लोकसभा में लोग कहते हैं कि लोकसभा चलेगी न चलेगी। कई विधान मंडलों में देखता हूं कि बहुत कम विधानसभा की बैठकें होने के बाद भी उनका आधा समय शोरगुल, नारेबाजी, तख्तियों के अंदर गुजर जाता है। साथियों, हमें देश और प्रदेश की जनता ने यहां पर उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं के लिए भेजा है, यहाँ नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं भेजा है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस आजादी के 75 वर्ष में हम संकल्प लें कि इन विधान मंडलों की गरिमा को बढ़ाए रखेंगे और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को इन विधान मंडलों से पूरा करने का काम करेंगे। यहां पर बड़ी संख्या में पहली बार चुनकर विधायक आए। मैं उन सबको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर पहली बार विधायक चुनकर आए। जैसा कि हमारे उपसभापति जी ने बताया कि नए विधायकों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम किस तरीके से पुराने विधायकों का अनुभव प्राप्त करें। आपके साथ कई वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं। आप देखिए, जो वरिष्ठ अनुभवी लोग होते हैं वो ज्यादा देर सदन में बैठकर अनुशासित तरीके से
सारी चर्चा संवाद होती है। और इसीलिए हमारे पास हमारी नियम प्रक्रियाओं के अंदर कई प्रक्रियागत व्यवस्था है, जिस प्रक्रियागत व्यवस्था के अंदर अगर हम सदन में बैठेंगे तो कई नियमों प्रक्रियाओं के तहत अपनी बात सदन में रख पाएंगे। और इसीलिए हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में फैसला किया कि सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान पुरस्कार देश की हर विधान मंडलों में होना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ विधायक का ये परंपरा शुरू होने से जो अच्छा विधायक है, सर्वश्रेष्ठ विधायक है, वो सार्वजनिक चर्चा करेगा, मुद्दों की चर्चा करेगा, सरकार की आलोचना करना है तो आलोचना भी करेगा, कार्यपालिका पर नियंत्रण की आवश्यकता है तो व्यापक कार्यपालिका पर नियंत्रण करेगा। इसलिए हमारा बार बार प्रयास होना चाहिए कि हम सारी प्रक्रियाओं, सारे नियमों प्रक्रियाओं के तहत अधिकतम सदन में बैठकर पुराने विधायकों के अनुभवों को प्राप्त करें, सदन की कार्रवाई को देखें और तर्क और मुद्दों के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करें। मुझे आशा है हमारी संसदीय प्रणाली के अंदर जितने हम तर्क और मुद्दों के आधार पर बात रखेंगे उतनी ही सरकार की जवाबदेही दे पाएंगे और कार्यपालिका पर नियंत्रण कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा की और इस विधानसभा में एक नई दिशा दी है कि डिजिटल टेलीविजन शुरू होगा, जिससे कि आपकी कार्रवाई सीधा प्रसारण होगा। देश प्रदेश की जनता आपके इस विधानसभा की कार्रवाई को देख पाएंगे और इससे एक नया संदेश भी जाएगा। इसी दिशा के अंदर हमने एक डिजिटल ऐप शुरू किया है और हमारी कोशिश है कि संसद की कार्रवाई पूरे देश के अंदर, दूर दराज के गांवों के अंदर भी बैठकर वो मोबाइल पर देख सके। इसीलिए डिजिटल संसद की ओर हमने कदम बढ़ाए और मुझे खुशी है कि राज्य की कई विधानमंडलों ने इस दिशा की ओर बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि कई राज्य की विधानमंडलों ने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करते हुए अपनी विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाने के कदम की ओर भी बड़ा काम किया है। आज आवश्यकता ये है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करें और किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जनता की अपेक्षाएं तो पूरी करेंगे, विधायकों का संवर्धन होगा और विधायक नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश भर के विधानमंडलों की कार्रवाई को देखने के बाद तर्क और चर्चा के साथ अपनी बात रख पाएंगे। और इसीलिए शिमला सम्मेलन में हमने तय किया है कि सारे विधानमंडलों को एक डिजिटल मंच पर लाया जाए। सारी विधानमंडलों की कार्रवाई एक मंच पे हो, वहां विधानसभा की कार्रवाई एक मंच पर हो, वहां की नियम प्रक्रियाएं एक मंच पर हो और उसके साथ साथ जैसे बिहार की लाइब्रेरी है, देश भर की जितनी भी लाइब्रेरी है, उनको भी हम एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर जब कभी बैठा हुआ किसी भी राज्य का व्यक्ति बिहार का बजट दे सके, बिहार की विधानसभा कार्रवाई देख सके, अन्य राज्यों का बजट और विधानसभा की कार्रवाई देख सके, केंद्र के अंदर लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई देख सके, उनके बजट देख सके। जब आप सारे देश को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो आप बजट में चर्चा करते हुए बजट में दिए गए सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के बाद आपके अंदर एक व्यापक अनुभव होगा और उस अनुभव और ज्ञान का लाभ आप अपनी अपनी विधानसभा के अंदर कर पाओगे। इसीलिए सभी विधानमंडलों के अच्छे अनुभव, अच्छे विचार, वहां अच्छी परंपराएं, वो भी हमने एक दूसरे से साझा करने का काम किया। आने वाले समय के अंदर उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के जिस राज्य के अंदर अच्छी नियम प्रक्रिया है, अच्छे उनके अनुभव हैं, अच्छी परंपरा है, उनको अन्य विधानसभा मंडल भी अपनाएं। जैसे मैं एक विधानसभा का उदाहरण देना चाहता हूं। एक विधानसभा के अंदर कोई भी वेल में व्यक्ति आता है तो उसको अपना निष्कासित माना जाता है।
उसका अपना निलंबन माना जाए। ये बात कठिन है, लेकिन एक परंपरा बनी, नियम बने और उस विधानसभा के अंदर कोई भी व्यक्ति बेल में नहीं। आज भी देश के अंदर कई दल हैं, संसद के अंदर भी, जो कभी भी बेल में नहीं आते। एक अच्छी परंपरा है, उन परंपराओं को हमें अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें लोकतंत्र को सशक्त करना है तो उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना होगा, मजबूत करना होगा, इनको जनता के प्रति जवाबदेही बनाना होगा। और इसीलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन सब लोग चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि हम एक बेहतर विधानमंडल बना सकें। मैं इस मौके पर जब इसका 100 वर्ष हो रहा है, आप सबको बहुत विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सामूहिक संकल्प लेकर अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाएंगे और किस तरीके से इस राज्य विधानमंडल के माध्यम से हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकें, बिहार का जन कल्याण कर सकें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें जनता ने चुनकर भेजा है। मुझे आशा है बिहार वो प्रदेश है जो लोकतंत्र की जननी है, लेकिन उसके साथ साथ जिसे कहते हैं कि जीवंत लोकतंत्र बिहार के अंदर है। केवल गांव के अंदर मैं गया था तो गांव में ही देखता हूं कि गांव का हर व्यक्ति भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जागरूक रखता है, लोकतंत्र के प्रति सजग है। मेरा विधायक, मेरा सांसद, मेरा मंत्री, मेरा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, उसकी डिबेट चर्चा वो गांव में बैठकर करता है। ये वो प्रदेश है और इसीलिए इस प्रदेश में मुझे आने का जब मौका मिला है तो मुझे भी नई प्रेरणा मिलेगी, मुझे भी नया सीखने का, अनुभव का लाभ मिलेगा। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब मिलकर एक सामूहिकता के साथ इस राज्य को एक समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, दुनिया का भारत का सबसे बढ़ता हुआ प्रदेश बनाने का काम करेंगे। और मुझे आशा है कि आप सामूहिकता के संकल्प के साथ इस काम करेंगे तो मुझे आशा है कि बिहार देश का सबसे अग्रिम राज्य होगा, हर क्षेत्र में होगा। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके की यहाँ की समृद्धशाली परंपराएं रही है, उन परंपराओं को आप सब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।